हेलो बच्चों। तो आज की क्लास के अंदर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 डिस्कस करना है। सुपर 30 सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पार्ट 1 के यूज होने वाले हैं। तो पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, काफी लंबी वीडियो बनी है वो, तो वो ध्यान से समझ लो, क्योंकि वो बेसिक चीज है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और जो बेसिक क्वेश्चन है उनको करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से उस चीज को देख लो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कोई सी भी जो चैप्टर आप देखोगे उसको पार्ट वाइज देखा करो, पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर पार्ट 3, ठीक है। तब चीजें बहुत आसानी से समझ आने लगेंगी। बीच में से देखोगे तो थोड़ा डाउट हो सकता है, तो पहले पार्ट 1 देखो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, एनर्जी आपको गिवन है -2.178 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल। तो देखो ये भी एनर्जी का फॉर्मूला हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस करा था कि कहाँ से आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला पार्ट 1 देख लो पहले। The wavelength of the light required to excite an electron in hydrogen atom n equals to 1 to n equals to 2। तो n equals to 1 से जब इलेक्ट्रॉन n equals to 2 में जाएगा तब वेवलेंथ कितनी होगी, वेवलेंथ में क्या चेंज होगा ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन देखो जंप कर रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, चेंज इन एनर्जी का लगाते हैं, दैट इज डेल्टा ई का। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, 2.178 10 की पावर -18 या 17 ले लो चलो, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फिर n1 इज द इनर ऑर्बिटल एंड n2 इज द आउटर ऑर्बिटल। n1 क्या होता है, इनर ऑर्बिटल्स, और n2 क्या होता है आपके आउटर ऑर्बिटल। तो जैसे सपोज ये है, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें बात करोगे तो इसका इनर ऑर्बिटल इज 1 और आउटर ऑर्बिटल इज, जो बाहर जाता रहता है, दैट इज आउटर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इनर क्या होगा 1 और आउटर क्या होगा 2, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2.17 10 की पावर -18 जेड कौन सा है, हाइड्रोजन एटम दे रखा है आपका। तो मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 हाइड्रोजन का, तो 1 का स्क्वायर, 1 इनर इज 1 एंड आउटर इज 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2.17 10 की पावर -18 और 1/1 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, एलसीएम 4 लोगे 3/4 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। ओके, नाउ आपको निकालनी है वेवलेंथ। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला देखा था हमने पीछे, E = hc/λ होता है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए वेवलेंथ को यहाँ लाना पड़ेगा, तो एनर्जी यहाँ चले जाएगी। तो इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, hc/E हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हम ये वाला पहले मिटा देते हैं थोड़ा। तो E = क्या आ गया, लैम्डा = क्या आ गया, hc/E। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 10 की पावर -34, c इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 एंड E की वैल्यू आपको ये पता है 2.17 × 10 की पावर -18 इंटू 3/4। ये हो गया। 4 को ऊपर भेज सकते हो तो 4 यहाँ से हटा देते हैं, 4 ऊपर चला गया, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। क्या बना 6.62, ये भी काट लो, चलो 2.17 से 6.62 कट जाएगा, कितना आएगा 2 3 या 6, 3.2 के अराउंड आएगा, 3/2 के अराउंड आ जाएगा। तो 3.2 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 10 की पावर -18। इतनी वैल्यू आ गई। इतने में कोई डाउट? तो देखो इसके बाद 4 भी यहाँ पर, तो 4 को मल्टीप्लाई करो, 12.21 जो भी आएगा, पर 1 भी आ सकता है, 3.1 समथिंग आएगा शायद 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3.2 3.1 समथिंग आएगा। चलो जो भी आएगा आप लोग मल्टीप्लाई करो, 1 3.1 है 3.2 है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 × 4 4 3 12, तो 12.1 आ गया इंटू जो भी आएगा आप अपने आप सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या होगा 10 की पावर -34 और ये +8 है, और यहाँ पर 10 की पावर -18 है, तो -34 10 की पावर 8 है, और ये -18 ऊपर जाएगा, क्या होगा +18। तो इसके सारे ऐड कर दिया, तो 12.1 इंटू 10 की पावर -34, ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 प्लस क्या है इसके साथ, फिर +26 हो जाएगा। आई बात समझ, क्योंकि ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है। 12.1 इंटू 10 की पावर ये कितना हो गया -8 हो गया, ठीक है। अब पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो, कितना हो गया 1.21 इंटू 10 की पावर -7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आंसर दिख रहा है, 1.2 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है।
ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इतनी, ये हमें पता होती है वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी आपको पता होती है। व्हाट इज द वेवलेंथ इफ द फ्रीक्वेंसी इज इतना, तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, c इक्वल्स टू म्यू इनटू लैम्डा में बेस। आपको वेवलेंथ बताना है, c अपॉन म्यू। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है कितनी, 8 × 10⁻50, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इतनी गिवन है। और आपको वेवलेंथ बतानी है किसमें, नैनोमीटर्स में, ये ध्यान रखना। यहाँ जो सॉल्व करोगे मीटर्स में आएगा। ओके, सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3/8, 8 - 15 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, -7 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 0.3 है, 324 और 60 8 7, तो 0.37 10 की पावर -7 इतना आ जाएगा, ठीक है। पर ये आएगा मीटर में, और जानते हो तुम 1 मीटर में कितने नैनोमीटर्स होते हैं, क्योंकि आंसर नैनोमीटर में चाहिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है। 10 की पावर 9 नैनोमीटर्स होते हैं, तो इतने मीटर में कितना होगा, इतना इंटू 10 की पावर 9 नैनोमीटर्स हो गया, ठीक है। इतना इंटू 10 की पावर 9 नैनोमीटर्स। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 0.37 इंटू 10 की पावर 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2 नैनोमीटर्स। तो एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो, कितना आएगा, 3.7 इंटू 10 की पावर 1 नैनोमीटर्स। तो यस, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा, 4, नियर अबाउट 4 इंटू 10 की पावर 1, यही है। 3.7 मतलब 4 बोल सकते हो इसको, और 10 की पावर 1 नैनोमीटर्स इसको बोला जा सकता है। आगे बात चलो, तो देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बोलता है मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद, सबसे कम डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसमें है। तो सबसे पहले डी ब्रॉगली ने क्या कहा था समझो। तो डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल था डुअल नेचर। डी ब्रॉगली ने बताया था डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। ये इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट कि किसी भी मैटर का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब क्या, दो टाइप का नेचर, वन इज पार्टिकल नेचर एंड अदर इज वेव नेचर, ठीक है। कोई भी मैटर होता है उसका दो टाइप का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब इट हैज सम मास एंड वेव नेचर का मतलब इट विल गो लाइक अ वेव की तरह जाएगा, ठीक है। इतना सबको पता ही होगा। और ये दो टाइप का नेचर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डुअल नेचर। और ये कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्रॉगली ने, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या करा, आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट है जो E = mc², आइंस्टीन की इक्वेशन पता होती है, और प्लैंक्स की भी इक्वेशन पता होती है, E = hν। तो इन्होंने क्या करा, इसके और इसके बीच में ब्रिज का काम करा। देखो यहाँ एनर्जी mc² की इक्वल है, या एनर्जी hν की इक्वल है, तो भाई ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों तरफ एनर्जी है। तो इन्होंने mc² को hν बोल दिया। और एक चीज तुम्हें पता ही है कि C = क्या होता है, म्यू लैम्डा होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, तो म्यू क्या आएगा, C/λ। C अब लैम्डा को नीचे दिया, तो म्यू की जगह इन्होंने C/λ पुट कर दो, तो एक C से एक C कट जाएगा। तो बताओ mc कितना हो जाएगा, h/λ, और यहाँ लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा = h/mc। ठीक है, यही इनका रिलेशन था, यही इनकी वेवलेंथ थी कि वेवलेंथ कितनी होती है, h/mc, या फिर लैम्डा h/mv। ठीक है, h/mv। C और V सेम ही। C कब बोलते हैं हम, जब लाइट के बारे में बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, रेडिएशंस की बात, या फिर और किसी की बात करते हो तो हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने स्पेशली लाइट की बात करी है तो हम C बोलते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। बाकी किसी पार्टिकल्स की बात करते हो तो हम V बोलते हैं। तो तुम लैम्डा h/mc बोलो, लैम्डा h/mv बोलो, बात सेम ही है। ठीक है, तो यही आपकी डी ब्रॉगली की इक्वेशन, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, लैम्डा h/mv। ठीक है, यही डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है जो है यूज होगी। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा था मिनिमम किसकी होगी, तो मिनिमम के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लैम्डा h/mv। तो देखो क्या है, लैम्डा और मास में क्या है, इनवर्सली का रिलेशन दिख रहा है आपको, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास।
मतलब मास जिसका ज्यादा होगा वेवलेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी। इनवर्सली का मतलब यही होता है। तो चेक कर लो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अगेन फर्स्ट वीडियो में बताया था -31, प्रोटॉन का कितना होता है -27, CO2 का कितना होता है मास, तो इसका 12, इसका एक का 16, दो का 32 हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। और SO2 का कितना होगा 32, 16 + 16 32 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा मास किसका है, तो SO2 का ही मास सबसे ज्यादा है, तो जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। बस डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी आपकी, SO2 की होगी। ठीक है, अच्छा इसमें मैक्सिमम पूछता है कि मैक्सिमम किसकी होगी, तो मैक्सिमम किसकी होगी, जिसका मास क्या होगा मिनिमम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो इस केस में अगर मैक्सिमम पूछता तो इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर होता। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम, मास दे रखे आपको 60 ग्राम, मूविंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेवलेंथ बतानी है। तो डायरेक्ट फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻⁻34 और मास दे रखे आपको 60 और वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। बस एक चीज का ध्यान रखना, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में और मास है ग्राम में। आप लोग को पता है अगर डिस्टेंस मीटर में होता है, MKS यूनिट का आप लोग को लॉजिक पता होगा, डिस्टेंस अगर मीटर में होता है तो मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। बात समझ, या फिर वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में होती है, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, तो मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। या फिर CGS यूनिट, अगर मास तुम ग्राम में लोगे तो तुम्हें वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी या डिस्टेंस सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो फिलहाल देखो वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में गिवन है, मीटर किलोग्राम सेकंड MKS यूनिट, तो मीटर पर सेकंड में गिवन है तो मास किस में होना चाहिए, आपका किलोग्राम में होना चाहिए। पर यहाँ पर मास किस में गिवन है, ग्राम में। ग्राम में को किलोग्राम में करने के लिए करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड कर दे ताकि किलोग्राम में बन जाए और हमारी गलती ना हो। 10⁻⁻34, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बच गया 6.6, सॉरी नीचे कितना बच जाएगा, ये जाएगा 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ गया। आई बात में, तो इस पॉइंट से भी पॉइंट कट गया तो कितना आ गया 66 / 6 × 10⁻⁻34, 6 से कट गया 11, एक पॉइंट आगे शिफ्ट करो तो कितना आएगा 11 × 10⁻⁻34 या फिर 1.1 × 10⁻⁻, एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया -33। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, यस 1 × 10⁻⁻33 मीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज 100 टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है तो वेवलेंथ को सपोज हम बोल लेते हैं कि x है। इफ वेवलेंथ इज x, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है इज 100 टाइम्स वेलोसिटी, वेलोसिटी की 100 टाइम्स है, तो x कितना है 100 टाइम्स होगी वेलोसिटी। वेवलेंथ को हम नेक्स्ट बोलते हैं और x क्या होगी 100 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन इट्स वैल्यू इन टर्म ऑफ इट्स मास एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, मास और प्लैंक कांस्टेंट की टर्म में क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। लैम्डा को वेवलेंथ को क्या माना है हमने, दिस इज लैम्डा, वेवलेंथ को हमने क्या माना हुआ है x माना हुआ है, तो x हो जाएगा। x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, h को h ही रहने देंगे, m इज m, h और m की टर्म्स में निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ h एंड m। एंड v क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम v निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/100 हो जाएगा, v 100 नीचे जाएगा तो x/100, तो इसको लिख दोगे तुम x/100। ठीक है, तो 100 ऊपर भेजो तो x कितना हो गया 100h/mx, x को यहाँ भेज दो, कितना आ जाएगा x² इज इक्वल टू 100h/m। तुम्हें x निकालनी, डेट इज वेवलेंथ निकालनी है, कितनी वेवलेंथ होगी। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज 100 टाइम इट्स वेलोसिटी, देन इट्स वैल्यू, मतलब किसकी वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू। x क्या आएगा, इसका रूट ले लोगे 100h/m, 100 को बाहर निकल जाएगा 10 और √h/m। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, √10 √h/m, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डायरेक्ट ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, बस आपको एक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये है आपके 5 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके आ गए हैं, हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है
15 क्वेश्चन तक हमने देखा था डुअल नेचर वगैरह, डुअल नेचर, डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल, वो सब मैंने सिखा दिया है। नाउ 16 क्वेश्चन क्या है, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड, एक्यूरेट अप टू 0.01% विल बी। मतलब आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस में बेस्ड है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बेस्ड है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम ये प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के बाद जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। अभी तक देखो बोर, एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। बोर ने क्या कहा था, बोर ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसे घूमता है, वो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको समझाया था, ये कहा था बोर्स ने। और याद करो हमने रेडियस के क्वेश्चन भी करे थे, हमने इस ऑर्बिट का रेडियस भी निकाला था कि इतने डिस्टेंस में घूमता है ना। क्या आया था 53n² पिकोमीटर्स, अगर आप लोग को याद होगा तो, ठीक है। ये नहीं है तो फर्स्ट पार्ट देख लो, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिराइव किया था 53n² पिकोमीटर्स। हमारा क्या आता है, बोर की रेडियस आती है। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पार्ट में और घूमता है न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे, ठीक है। और वो डिस्टेंस कितनी होती है, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं अपने अलग अलग स्पीसीज की। सपोज हाइड्रोजन की निकालना है या हीलियम की निकालनी है, हीलियम किसकी, हीलियम पॉजिटिव की निकालनी है, लिथियम 2+ की निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और बोर की थ्योरी एक चीज, और बोर की थ्योरी केवल किसके लिए वैलिड थी, जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए वैलिड थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। बोर की थ्योरी, जैसे ऑक्सीजन में बोर की थ्योरी नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बोर की थ्योरी वैलिड ही उनके लिए थी जिसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए वैलिड थी। हीलियम के लिए वैलिड नहीं थी क्योंकि हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो किसके लिए वैलिड थी, हीलियम प्लस के लिए, क्योंकि हीलियम प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। लिथियम के लिए वैलिड नहीं थी क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम 2+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसके लिए वैलिड थी। तो बोर की थ्योरी उन एलिमेंट्स के लिए वैलिड थी, उन आयंस के लिए वैलिड थी जिसके पास क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ओके, तो ये हमारा बोर का कॉन्सेप्ट था। बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डिस्टेंस में घूमता है न्यूक्लियस से दूर और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। अब हाइजेनबर्ग है, हाइजेनबर्ग ने बोला कि भाई, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूं, एट एनी इंस्टेंट इट इज इम्पॉसिबल टू determine exact position and momentum of any subatomic particle like electrons, ठीक है। मतलब हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी भी पोजीशन में तुम एक्यूरेट पोजीशन, किसी भी पॉइंट में तुम एक्यूरेट पोजीशन और एक्यूरेट मोमेंटम निकाल ही नहीं सकते हो। बात समझ में, कहा हाइजेनबर्ग ने। तो जरा सोचो, थोड़ी देर पहले मैंने बोर की थ्योरी आपको रिवाइज करी थी। बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमता है, मतलब एक फिक्स पोजीशन थी उसकी न्यूक्लियस से, फिक्स पोजीशन थी जो हमने रेडियस का फॉर्मूला यूज करके निकाली थी। जैसे हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आती है 53 पिकोमीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एक्सप्लेन करा है। मतलब हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन कितने दूर पे है न्यूक्लियस से, 53 पिकोमीटर्स दूरी पे है। पर इन्होंने कहा कि भाई तुम एग्जैक्ट पोजीशन तो बता ही नहीं सकते हो। तो बताओ, अगर बोर की थ्योरी सही होगी तो हाइजेनबर्ग गलत होंगे, और अगर हाइजेनबर्ग की सही होगी तो बोर गलत होंगे, डेफिनेटली। तो यहाँ से हमें देखा, हमने जब कैलकुलेशन वगैरह करी, बाकी साइंटिस्ट लोगों ने जब इस चीज को चेक करा, तो उन्होंने पाया कि जो बोर की थ्योरी थी वो उतनी सही नहीं थी। तो इसी वजह से दिस इज द टर्निंग पॉइंट। जो हाइजेनबर्ग की थ्योरी थी, टर्निंग पॉइंट थी पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था तुम्हें, ठीक है। पूरा का पूरा टर्निंग पॉइंट हो गई। यहाँ से पूरे कॉन्सेप्ट चेंज हो गए। देखो, अभी तक हमें लगता था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा, पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूमता। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिटल्स में रहता है। ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है। बात समझ लो, इन्हीं के बाद ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी आया। वो क्या है वो बताता हूँ बाद में, पहले समझो। तो इन्होंने कहा कि तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते हो। अगर तुम बताने जाओगे, देयर शुड बी एरर, मिनिमम एरर। बताने जाओगे, हमें बताना है, तो गलती करोगे। और कितनी करोगे, तो मिनिमम एरर शुड बी, कितनी की एरर होगी, h/4π की तुम्हें गलती करनी ही करनी है, ठीक है। चाहे हाइजेनबर्ग भी खुद वापस आ जाए पृथ्वी पे, तो वो फिर से निकालने जाएंगे तो वो भी h/4π की गलती करेंगे। क्लियर, ये कहा था हाइजेनबर्ग ने। मतलब
देयर शुड बी डेल्टा, इनका स्टेटमेंट है अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करो तो मोमेंटम एंड पोजीशन में जो एरर होगी कम से कम कितने की होगी, h/4 की गलती होगी, और हो सकता है उससे ज्यादा हो, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दिया कि मिनिमम तो h/4 की होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी मिनिमम एरर शुड बी h/4। तो जब तुम निकालोगे डिस्टेंस ऑफ मोमेंटम तो मिनिमम एरर कितनी होनी है, h/4 होनी ही होनी है। और यही था हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट कि किसी भी इंस्टेंट पे इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तुम नहीं बता सकते हो, और बताने जाओगे तो गलती करोगे, कितनी की गलती करोगे, h/4 की गलती करोगे। तो स्टेटमेंट यहां से आता है मैथमेटिकल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी कितना होगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4। तो जब हम इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो क्वेश्चंस में हम ग्रेटर देन लेस देन का साइन यूज नहीं करते, डायरेक्टली हम क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको इक्वल मान लेते हैं। और एक और चीज आप लोग जानते हो, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो सेम ही रहता है, तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो m डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम डेल्टा p की जगह यू कैन ऑल्सो राइट m डेल्टा v ग्रेटर देन h/4। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम ही चीज है, वैसे इसी से वाला फॉर्मूला बना है, पर आप लोग को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको अनसर्टेन डेल्टा एक्स इज द, इसको हम बोलते हैं एरर इन पोजीशन, और एरर को टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है अनसर्टेनिटी, इसी वजह से इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, अनसर्टेनिटी का मतलब एरर, डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मोमेंटम, एंड डेल्टा वी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, और m इज द मास, और h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 इज 4 कांस्टेंट, एंड पाई की वैल्यू भी जानते हो 3.14। ठीक है, तो इसका यूज करके हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्वेश्चंस प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर? ओके, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को और आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी जो मैंने ऑर्बिटल बोला कि इलेक्ट्रॉन, अभी हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर ऑर्बिट्स में नहीं घूमता है तो कहाँ रहता है, तो अभी मैंने बोला ऑर्बिटल में रहता है। तो ऑर्बिटल क्या होता है, उन सबके बारे में थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 इसी फॉर्मूले में पेस्ट है। ओके, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब आपको डेल्टा एक्स बताना है, मास आपको पता है, मूविंग विद वेलोसिटी। तो इस बार वेलोसिटी गिवन होगी, तो डेफिनेटली आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम नहीं गिवन है। एक्यूरेट अप टू 0.01%, मतलब वेलोसिटी की एरर दे दी आपको 0.01% विल बी। तो चलो पहले हम डेल्टा पी ही निकाल लेते हैं। डेल्टा पी क्या होता है आपका, एम डेल्टा वी होता है, एम डेल्टा वी, क्योंकि फॉर्मूला में पता है वाला लगने वाला है, या डायरेक्टली तुम यहाँ भी पुट कर सकते हो। फॉर द सिंप्लिसिटी में पहले डेल्टा पी निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, एम क्या है, मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का 10⁻⁻28। तो देखो मास ग्राम में गिवन है, तो जो वेलोसिटी गिवन होनी चाहिए किसमें गिवन होनी चाहिए, आपको पता है CGS यूनिट। अगर मास ग्राम में होता है तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगा तो वेलोसिटी किसमें होनी चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही गिवन है, मतलब तुम डायरेक्टली पुट कर दोगे। ठीक है, समझ आ रही बात, क्योंकि अगर बाय द वे मीटर पर सेकंड में होती तो या तो तुम्हें वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में करना होता, या फिर मास को ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, तो सिंपल CGS और MGS यूनिट का कॉन्सेप्ट रहता है ताकि गलती ना हो। तो m ग्राम में है, वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में डायरेक्टली पुट करेंगे। और वेलोसिटी में देखो कितनी परसेंट एक्यूरेट है, 0.01, मतलब इसमें एरर दे दी आपको 0.001%। परसेंट मतलब कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हो जाएगा परसेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटेगा तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3। इसको थोड़ा इस साइड को लिख देता हूँ, जगह नहीं हो रही। 9 m कितना, 9.1 10⁻⁻28। और डेल्टा वी वेलोसिटी कितनी है आपको 3 × 10⁴। और एरर दे रहा है कि आपको कितनी एक्यूरेट है, 0.001%। तो कितनी एक्यूरेट है, 0.001%, मतलब डिवाइड बाय 100। पॉइंट हट गया, पॉइंट हट के कितने जीरो आ गए, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, इन 4 जीरो से 10⁴ कैंसिल आउट हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 27.3 × 10⁻⁻28 है, और एक नीचे 10 डिवाइड में 10 है, 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -29 हो जाएगा। एक पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दो, 2.73 × 10⁻, अगर पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा ये 29 की जगह, फिर क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा।
इतनी बात समझ आ गई। तो तुम्हारा सबसे पहले डेल्टा पी निकाल दिया तुमने 2.73 × 10⁻28। पॉइंट मैंने आगे शिफ्ट करा तो भी 29 से 28 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब तुम्हें निकालनी है डेल्टा एक्स, तो फॉर्मूला वही लगेगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके इक्वल होगा h/4 के। यही मैंने तुमसे बोला था, स्टेटमेंट तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई, पर जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व के लिए हमें इक्वेट करना होता है तो इक्वेट कर इक्वल टू ले लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स को निकालना है, डेल्टा पी कितना आएगा h/4 पाई, डेल्टा पी को नीचे ले जाओ इंटू डेल्टा पी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, h की वैल्यू क्या होती है 6.62 10 की पावर, क्वेश्चन में भी गिवन है -37। ठीक है, ध्यान रखना हम मोस्ट ऑफ द टाइम 6.62 10 की पावर -34 लेते हैं, वो जूल्स में होता है, पर यहाँ क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है, ग्राम में चल रही है, तो तुम्हें अर्ग लेना पड़ेगा और आपको अर्ग में ही वैल्यू गिवन है। ठीक है, -27 4 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और डेल्टा पी की वैल्यू तुमने कैलकुलेट करी है, कितनी है 2.73 × 10 की पावर -28। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे, ये वाला टर्म, चलो पहले 10 की पावर क्या आएगा -27 है, -28 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +28, तो -27 + 28 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, और जब तुम इतनी वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.192, इसको सॉल्व करोगे तो इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे, अपने आप सॉल्व कर लेना, तो आपका आ जाएगा 0.192। मुझे पता है तो मैंने डायरेक्टली लिख दी है। ठीक है, इतना आ जाएगा, बस अब मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1.92 और यूनिट क्या रहेगी डिस्टेंस की सेंटीमीटर, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 1.92 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन हम करते हैं। अनसर्टेनिटी पोजीशन हो, यहाँ से आप एक्स भी निकाल सकते हो, डेल्टा पी भी निकाल सकते हो, और बाय द वे डेल्टा वी पूछा जाए तो डेल्टा पी की जगह एम डेल्टा वी पुट करके तुम डेल्टा वी भी निकाल सकते हो। क्लियर? ओके, ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेस्ड है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेस्ड होने के कारण हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें थोड़ा ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बताना चाहिए जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने बोला था कि भाई तुम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन अगर नहीं बता सकते तो हमें बताना तो है कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, तो वहां से आया कॉन्सेप्ट, इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल दिया, तो ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी, चलो मैं यहाँ ऑर्बिट भी लिख दूंगा, जो बोर्ड्स में दिया था गोल गोल वाले जो तुम बता रहे थे, दैट इज ऑर्बिट। हाइजेनबर्ग ने बताया कि ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है, क्या होता है ऑर्बिटल, क्या होती है ऑर्बिटल, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding an electron is maximum। ठीक है, सपोज बीच में न्यूक्लियस होगा तो इसके आसपास की जो स्पेस होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल बोलते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि एक्यूरेट तो नहीं बता सकते तो हम क्या निकालते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज्यादा होगी ऐसी जगह को हम बोलेंगे ऑर्बिटल्स। क्लियर है? और बोर के अकॉर्डिंग ऑर्बिट क्या था, इट इज द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोर से दिया था, बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि सर्कुलर पाथ होता है जहां इलेक्ट्रॉन क्या करता है घूमता है अपनी एक फिक्स एनर्जी के साथ और न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस के साथ, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, बात समझ लो। और एक और कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम, ये ध्यान रखो, अभी इसको मैं आगे बताऊंगा भी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने होते हैं 2 होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल की बात करोगे हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे, और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 2n² होते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, पर किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2n², और n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे कौन सा ऑर्बिट की बात कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 1 तो 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। सेकंड ऑर्बिट की बात करते हो कितने होंगे, देखो n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 4 2 जाएगा, आपको पता ही है सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो आपने करा है बचपन में। थर्ड में कितने होंगे, n की वैल्यू 3 पुट करोगे 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक है,
तो ऑर्बिट के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n², और ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 ही होते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। आगे हम इसके ऊपर और बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल में। तो फिलहाल हमारा पूरा लॉजिक रहेगा ऑर्बिटल के ऊपर, पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑर्बिटल के ऊपर रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रहता और ऑर्बिट में नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ रहता है, ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है, हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग। और वही हमारी थ्योरी आज की डेट में चल रही है। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन रहता है, उससे पहले हम ऑर्बिटल हमने पढ़ा, तो ऑर्बिटल्स के टाइप्स भी देख लेते हैं। तो ऑर्बिटल कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। जैसे हमारे पास सबसे पहला होता है एस ऑर्बिटल, ठीक है। SPDF आप लोगों ने सुना होगा, तो वो क्या है, वो एक ऑर्बिटल्स ही है जहां इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जहां क्या मैक्सिमम होती है। एस ऑर्बिटल क्या शेप होता है इसका, स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ऐसा गोल जैसा होता है, और इसकी ओरिएंटेशन कुछ नहीं होती, इट हैज नो ओरिएंटेशन। क्योंकि देखो बीच में तुम खड़े रहोगे, अगर इस सर्किल के बीच में खड़े हो जाओ, कोई बैलून है उसके बीच में खड़े हो जाओ, तो चारों तरफ तुम्हें एक जैसा दिखाई देगा, है ना, कोई ओरिएंटेशन नहीं होती। तो एस ऑर्बिटल हैज नो ओरिएंटेशन, ठीक है। सेकंड होता है आपके पास पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल आपके होता है डंबल शेप के। डंबल आपको पता है किस टाइप का होता है, डंबल, डंबल, ठीक है, डंबल शेप के होते हैं आपके कौन से, पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल केवल एक ही होता है, पी ऑर्बिटल होता है हमारे पास 3। सपोज आपको पता है ये डिस्टेंस, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई, तो 3 पी ऑर्बिटल होंगे तीनों डायरेक्शन में। एक होता है आपके एक्स डायरेक्शन में, एक होता है पी ऑर्बिटल आपका वाई डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, और एक ऑर्बिटल होता है आपका जेड डायरेक्शन में। तो इसीलिए उनका नाम भी होता है, पहले वाले को हम पी एक्स बोलते हैं, सेकंड वाले को पी वाई बोलते हैं, थर्ड वाले को पी जेड बोलते हैं, ठीक है। और इनकी ओरिएंटेशन है, देखो इसकी तो कोई ओरिएंटेशन नहीं है, पर इसकी ओरिएंटेशन है, पी एक्स की एक्स की तरफ ओरिएंटेशन इसकी, और इसकी, इन सबकी क्या होती है, ओरिएंटेशंस होती हैं, मतलब एक डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। एक चीज और, बार बार ये बड़ा बड़ा ना बनाने के लिए हम एक डब्बे बना लेते हैं। सपोज दिस बॉक्स, दिस डब्बा इज इंडिकेट द ऑर्बिटल। तो एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए हम एक्स में एक डब्बा बनाते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल है, 3। तो पी को शॉर्ट में लिखने के लिए हम बार बार अगर ये नहीं बनाना चाहो तो पी में कितने डब्बे बना सकते हो, तो 3 डब्बे बना सकते हो। तो दिस ऑल्सो इंडिकेट द ऑर्बिटल्स, दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल, दिस इज पी वाई ऑर्बिटल एंड दिस इज पी जेड ऑर्बिटल। आगे बात समझ में। तो ये ऑर्बिटल है। अच्छा एक चीज और, ये ऑर्बिटल होते हैं, इस पूरे को बोलते हैं सबशेल। दिस इज योर पी सबशेल, दिस इज योर पी सबशेल, ठीक है। यहां भी बच्चों को डाउट होता है कि सर सबशेल और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्बिटल इज अ पार्ट ऑफ सबशेल, मतलब अगर इसको जब तुम कंबाइन एक साथ बोलोगे तो उसको हम सबशेल कहेंगे, और अगर इनको इंडिविजुअल 1 2 3 पी एक्स पी वाई पी जेड बोलोगे तो दे आर नोन एज ऑर्बिटल्स। क्लियर है इतनी, ओके। तो ये हमारा है। सिमिलरली हम डी के बना सकते हैं। डी के लिए चलो ऊपर बना देता हूँ, इतनी बात समझ आ गई। तो डी के बनाता हूँ यहाँ पर, डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। बनाता हूँ सबसे पहले एक्स वाई, वाई जेड, वाई हो गया, जेड हो गया, और ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। मैं ये बेस मान के चल रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये इसे मानिए ये जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई, वाई हो गई, ये जेड हो गई, इसके ऊपर इससे देखो कंपेयर करते रहो, ये एक्स हो गई और ये वाली कौन सी है, जेड। तो बात समझ लो। तो डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, सबसे पहले डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल। ये एक डंबल और 2 डंबल, इसको हम बोलते हैं डबल डंबल। इसको उठाते हैं, डी ऑर्बिटल का शेप होता है आपका डबल डंबल। जैसे पी ऑर्बिटल का शेप था डंबल, डी ऑर्बिटल का होता है डबल डंबल। तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और एक होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, पहले मैं लिख देता हूँ ऑर्बिटल का नाम, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इसको तुम एक्स वाई बोलो या वाई एक्स बोलो, सेम ही है। सिमिलरली वाई जेड बोलो या जेड वाई बोलो, सेम है। जेड एक्स बोलो या एक्स जेड बोलो, सेम है, ठीक है। एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इनको याद कैसे रखना है कि डबल डंबल, अब पता है हमें जैसे पी ऑर्बिटल में शेप क्या था, डंबल था, तो डंबल हमने एक्सिस के ऊपर बना दिया। यहाँ हमें क्या बनाना पड़ेगा, डबल डंबल बनाना पड़ेगा। डबल डंबल कहाँ बनाएंगे, तो इसके लिए देखो ध्यान रखो एक ट्रिक छोटी सी, जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाला है यहाँ बनेगा
एक्सिस के बीच में, तो ये एक्सिस है तो एक डंबल यहाँ और एक डंबल यहाँ, तो देखो डबल डंबल हो गया। सिमिलरली यहाँ भी एक्सिस के बीच में एक डंबल दो डंबल, यहाँ भी एक्सिस के बीच में एक डंबल दो डंबल, ठीक है। जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाले थे वहाँ एक्सिस के बीच में, और जो स्क्वायर वाले हैं वहाँ एक्सिस के ऊपर बना, तो यहाँ एक्सिस के ऊपर बनेगा एक डंबल और दो डंबल, देखो डबल डंबल हो गया। और जेड में एक डंबल तो यहाँ बनेगा जेड एक्सिस के ऊपर, दूसरा यहीं पर बनाओगे तो ओवरलैप कर जाएगा, तुम्हें पी जैसा दिखाई देगा। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर एक दूसरे ऑर्बिटल क्या करते हैं, इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। इसको हम बेबी शूगर टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बेबी शूगर टाइप स्ट्रक्चर या ऑर्बिटल। देखो एक बेबी शूगर मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो दूध पीता है निप्पल से, तो देखो उस बच्चे का दूध पीने वाला जो निप्पल होता है उसकी तरह लग रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बेबी शूगर टाइप ऑर्बिटल या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक डी ऑर्बिटल कितने हो गए आपके, 5 टाइप के होते हैं। कैसे बनाने हैं वो भी ध्यान रखना है। जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाले हैं वो एक्सिस के बीच में होंगे, और जो स्क्वायर वाले हैं वो एक्सिस के ऊपर होंगे, ठीक है। और इनको शॉर्ट में बनाना है, शॉर्ट में क्या बनेगा, तो मैंने बताया आपको हर एक ऑर्बिटल के लिए डब्बा बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो कितने ऑर्बिटल है, 5, तो 5 के लिए 5 डब्बे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका डी एक्स वाई, ये हो गया डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला हो गया डी जेड स्क्वायर। तो ये आपके इंडिविजुअल क्या हो गए, ऑर्बिटल्स हो गए। और जब इसको कंप्लीट को एक साथ बोलोगे तो क्या बोलोगे इसको, दिस इज योर डी सबशेल, ठीक है। आपको पता है शेल होता है, सबशेल होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है, ऑर्बिटल्स में रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल्स में रहते हैं। मतलब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल को मिला दिया जाए तो क्या बनता है आपका, सबशेल बनता है, जो बताया भी मैंने। और सबशेल को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, शेल बनता है। तो ये पूरी स्टोरी रहती है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की। इलेक्ट्रॉन रहता क्या है, शेल, शेल के अंदर रहते हैं सबशेल, सबशेल के अंदर रहते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल आर द इज द ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल डी डी डी, और इस पूरे कंबाइन को एक साथ कहेंगे तो हम बोलेंगे डी सबशेल है, ठीक है। शेल क्या होता है वो भी हम बता देंगे आगे थोड़ी देर में, ठीक है। इतना ध्यान रखो। तो अब हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, और एक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। एक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसलिए हमने बोला है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अपर स्पिन में और एक मतलब क्लॉकवाइज, और एक क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। ओके, नाउ ये हमें पता चल गया कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबशेल क्या होते हैं। और ऑर्बिटल्स के अंदर कितने कितने टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं बता दिया, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। सिमिलरली एफ ऑर्बिटल्स भी होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करी, होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। नाउ अब हम बात करते हैं, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि शेल होता है सबसे पहले, शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पूरा फ्लो चार्ट टाइप है कि इलेक्ट्रॉन रहता क्या है। इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली शेल के अंदर नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर रहता है, ऑर्बिटल सबशेल के अंदर रहता है, और सबशेल शेल के अंदर रहता है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सपोज पहला नंबर का शेल है, फर्स्ट शेल, एक और लिखता हूँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ठीक है, चलता रहता है। पर बेसिक हमारे पास 7 शेल है, आप लोग जानते हो 7 पीरियड है हमारे पास, तो 7 शेल है हमारे पास, ठीक है। तो पहले शेल के अंदर कितना सबशेल होगा, एक ही सबशेल होगा। ये एक चीज नोट करना, जितने नंबर का शेल होता है उसके अंदर उतने सबशेल होते हैं, ठीक है। मतलब जितने नंबर का शेल होगा उसके अंदर उतने ही सबशेल होंगे, ये ध्यान रखना। मतलब नंबर ऑफ शेल विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबशेल, ठीक है। जितने नंबर का शेल होगा उसमें उतने सबशेल होंगे। जैसे पहले नंबर का शेल है तो इसके अंदर एक ही सबशेल होगा, तो पहला सबशेल कौन सा होता है, एस, क्लियर। सेकंड नंबर का शेल, ये आपके शेल्स हैं, तो सेकंड नंबर के शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, तो बोला है जितने नंबर का शेल उसके अंदर उतने सबशेल, तो कितने सबशेल होंगे, 2। तो 2 कौन सा होगा, एक एस होगा और दूसरा कौन सा होगा, यस, पी, एस के बाद पी आते हैं। सिमिलरली थर्ड नंबर का शेल जो होगा उसके अंदर कितने सबशेल होंगे, यस, 3, एस, पी, डी। सिमिलरली फोर्थ में कितने होंगे, 4, एस, पी, डी, एफ। 5 में कितने होंगे, एस, पी, डी, एफ। एक और होगा जी, ठीक है, होगा, पर हम लिखते नहीं है जी क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है जी के लिए, ठीक है। एफ तक हमारा काम बन जाता है इसलिए हम जी लिखते नहीं है, पर होगा। फिर 5th नंबर का शेल है तो उसके अंदर कितने सबशेल होंगे, 5 सबशेल होंगे, दैट इज 1 2 3 4 5, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, ठीक है। सिमिलरली 6th के लिए एस, पी, डी, एफ चलता रहेगा। 7 के लिए भी क्या होगा, एस, पी, डी,
एफ जी एच आई, मतलब 7वें नंबर के शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे आपके? 7 सबशेल होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहेगी, यहाँ लिख देते हैं हम। जितने नंबर का शेल होगा, जितने नंबर का शेल होगा उसमें उतने सबशेल होंगे। ठीक है, जितने नंबर का शेल होगा उसमें उतने सबशेल होंगे। इतनी बात समझ आ गई? ओके, और ये आपका सबशेल है, सबशेल है, सबशेल, और इनके अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। सपोज क्वेश्चन बनता है कि अब बताओ थर्ड शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है। तो देखो थर्ड के अंदर सबशेल कितने हैं? 1 2 3। थर्ड के अंदर ये, अगर मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, थर्ड के अंदर कितने सबशेल हैं? 3, 3s 3p 3d। ऑर्बिटल कितने होंगे? तो बनाओ, s के अंदर, s के लिए एक डब्बा, एक ऑर्बिटल होता है। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, अभी बताया, मतलब 3 डब्बे। और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, मतलब 5 डब्बे, 1 2 3 4 5, ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना। तो टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ऑर्बिटल हो गए आपके पास 9। समझ गए? अगर आपसे बोले कि फोर्थ शेल के अंदर बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो फोर्थ के लिए करो, तो s का 1, p के 3, d के कितने होंगे? 1 2 3 4 5, ये तो मैंने बताया थे। अब तुम बोलोगे सर f के कितने होंगे, तो देखो कुछ AP टाइप की चल रही है, 1, फिर p में 3, फिर d में 5, s p d f g, तो बताओ 1 3 5, तो f में कितने होंगे? AP चल रही है विद कॉमन डिफरेंस 2, तो 5 के बाद कितने होंगे? इसमें 7 होंगे। g में कितने ऑर्बिटल होंगे? 9 होंगे। तो इस तरीके से भी तुम बहुत इजीली काम कर सकते हो। तो डेफिनेटली f में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? f में होंगे 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, चलो जगह कम है, 7 होंगे। तो टोटल कितने होंगे? टोटल ऐड कर दोगे, 7 8 9 10 11 और प्लस 5 दैट इज 16। तो 4 के अंदर कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे? टोटल 16 ऑर्बिटल आ जाएंगे। आगे बात समझ में? तो यहाँ से एक जनरल एक फॉर्मूला बना देता हूँ मैं, ये बात समझ आ गई कि फोर्थ शेल है, ये सबशेल है, मतलब 4 के अंदर 4s भी है, 4p भी है, 4d एंड 4f, दीज आर दी सबशेल्स। इनके अंदर ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल है, ये इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स हैं, और इनके अंदर रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत भी मुझे पड़ेगी, पर पहले मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बना देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं बनाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझो। इफ nth शेल होगा, आपका शेल कौन सा होगा? nth शेल होगा, तो उसके अंदर क्या होंगे? n सबशेल होंगे। ये ध्यान रखना है सबने, काफी इंपॉर्टेंट है। n शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे? n सबशेल होंगे। n स्क्वायर क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे। और 2n स्क्वायर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2n स्क्वायर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर nth शेल की बात करोगे तो उसके अंदर n सबशेल होते हैं, n स्क्वायर ऑर्बिटल्स होते हैं, 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो कैसे, जैसे थर्ड शेल की बात कर रहे थे, तो कितने सबशेल होने चाहिए? 3। n अगर 3 होगा तो n की वैल्यू, सबशेल की वैल्यू क्या होगी? 3। तो दिख रहे हैं आपको 1 2 3 सबशेल दिख रहे हैं। कितने ऑर्बिटल होने चाहिए? n स्क्वायर, तो देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9 ही दिख रहे हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो जानते हो तुम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? 2। तो टोटल कितना ऑर्बिटल है? 9। तो 9 में कितने भरोगे? 18, तो आ जाएगा देखो 3 3 9 9 2 18। आगे बात समझ में? तो सिंपल इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज आपसे क्वेश्चन बोलूं कि बताओ 10th नंबर का जो शेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। 10 नंबर के शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे? n मतलब 10 सबशेल। कितने ऑर्बिटल? n स्क्वायर, n की वैल्यू 10 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, तो n स्क्वायर मतलब 100 ऑर्बिटल्स। और कितने इलेक्ट्रॉन? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर मतलब 200 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आपको निकालना है यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, तो ये ध्यान रखना है सब जगह फॉर्मूला। नाउ अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन भरता कैसे है। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अबाउट है, अबाउट प्रिंसिपल। अबाउट प्रिंसिपल की बेस में इन्होंने, अबाउट एक साइंटिस्ट, इन्होंने प्रिंसिपल दिया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। इलेक्ट्रॉन भरता है जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है वहां इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। ये सिंपल से इनका कहना था, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी वहां इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट
इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा। या फिर एक और इनका कहना था इलेक्ट्रॉन फिल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल। n प्लस एल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये n प्लस एल क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। n प्लस एल क्या है ये भी आपको आई थिंक पार्ट 3 में आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। n प्लस एल रूल क्या होता है इसके बारे में पार्ट 3 में पता चलेगा। काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसके ऊपर क्वेश्चन गारंटी है कि बनना है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस रहती है कि इसके अंदर क्वेश्चन बनना है। फिलहाल हम बात करते हैं नॉर्मल तरीके से कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरा जाता है। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है वहां इलेक्ट्रॉन पहले भरता है, फिर उससे हायर एनर्जी, उससे हायर एनर्जी। ये कहा था किसने? अफबाउ ने। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक चीज आपको पता है कि अभी जो हमने बताया फर्स्ट के अंदर कितने सबशेल होगा, एक, तो 1s बोल देंगे। सेकंड के अंदर क्या होता है? sb होता है, pb होता है, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2s 2p। थर्ड के अंदर क्या होगा अभी बताया 3 होंगे s p d, तो इसको 3s 3p 3d बोल देता हूँ। फोर्थ के अंदर क्या होगा? चौथे नंबर के शेल के अंदर 4 सबशेल होंगे, थोड़ी देर पहले डिस्कस करें। एस बी होगा, पी बी होगा, डी एफ, समझ लो। फिफ्थ के अंदर क्या होगा? 5 होंगे, कौन कौन से? एस पी डी एफ जी, तो इन सब के आगे 5 लिख देता हूं मैं, इसके आगे 4 लिख देता हूं, 5 लिख देता हूं। सिक्स के अंदर क्या होगा? 6 के अंदर 6 होंगे, एस पी डी एफ जी, फिर एच बी होगा सपोज, सबके लिए 6 लिख देता हूँ, ठीक है। फिलहाल मुझे इन एच की, जी की, इनकी जरूरत नहीं है तो इनको मिटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है अभी तक इलेक्ट्रॉन जो भी हमारे पास है वो f ऑर्बिटल तक कंप्लीटली फिल हो जाते हैं, तो अभी जरूरत नहीं, पर इन फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे, ठीक है। आपको पता रहेगा ये GH कहाँ से आया है। 7 के अंदर कितने सबशेल होंगे? 7 सबशेल होंगे, तो अपने आप बना सकते हो। फिलहाल जरूरत नहीं है तो मैंने इतने बना दिए। इतनी बात समझ आ गई सबको? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी सो दैट d सबशेल एग्जिस्ट। n की मिनिमम वैल्यू बताओ सो दैट d एग्जिस्ट। d एग्जिस्ट करने के लिए इनकी मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए? तो देखो d कहां से स्टार्ट हो रहा है? d यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 के बाद देखो d सभी में मिलेगा ना आपको, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी d की? 3। d एग्जिस्ट करने के लिए इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। 3 के बाद देखो d सब में मिल रहा है, पर 3 से ऊपर d नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में? मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालता क्योंकि मैक्सिमम तो चलता रहेगा, हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन ऐसा बनता है, बना भी है कि इनकी मिनिमम वैल्यू बताओ सो दैट g एग्जिस्ट, क्योंकि g हमें दिखाई नहीं देता, हमें SPDF तो पढ़ते हैं हम लोग, g नहीं दिखता, पर आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी g की, n की, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ n सो दैट g एग्जिस्ट क्या होगी? तो बताओ g कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो फिफ्थ शेल में करेगा। फिफ्थ शेल के अंदर कितने सबशेल होता है? 5, 1 2 3 4, और एक क्या हो रहा होगा? g भी तो रहा होगा, है ना? लिखते नहीं है पर होगा तो सही। तो देखो इसके बाद अब g यहाँ भी होगा 6g, यहाँ पर क्या होगा? h भी होगा, तो इसके बाद g सब जगह एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, पर इसके ऊपर g एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू g की क्या होगी? मिनिमम वैल्यू n की क्या होगी? 5, सो दैट g एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और ऑर्बिटल्स के कितने इसमें ऑर्बिटल होंगे g के अंदर अगर हम बात करें तो हमें पता है s के कितने होते हैं? 1, p में कितने होते हैं? 3, d में कितने होते हैं? 5, f में कितने होते हैं? 7, तो d में कितने होंगे? तो देखो 1 3 5 7, तो कितने होंगे? 9। AP चल रही है आपकी, तो अपने आप तुम्हें आइडिया आने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे तो कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। आई बात समझ में? ओके, तो फिलहाल मिटा देते हैं इनको, इनकी जरूरत नहीं है हमें। तो एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि g की वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए क्या मिनिमम वैल्यू चाहिए n की। तो n इज द सिंपल जो शेल नंबर है उसको n बोलते हैं। कौन से शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरता है इसमें 1s में, एरो बना दो, फिर बनेगा इसमें 2s में, फिर 2p 3s, ये आई थिंक सभी को पता ही होगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s में, फिर 2p 3s, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। यही था अफबाउ का प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2 के बाद 3s, अब 3s के बाद 3p, और 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा, 3p के बाद जाएगा 4s में, और उसके बाद जाएगा 3d में, क्लियर। फिर 4p में, फिर 5s में, फिर दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पर डेफिनेटली बार बार
इतना बड़ा डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, तो एक ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें ताकि तुम एकदम से इलेक्ट्रॉन भर सको। तो देखो ट्रिक क्या है। ओके, सो ट्रिक ये है SSP SPS, ठीक है। कैसे याद रखना है? सरकारी सबसे सरल पाठ्यक्रम, सबसे सरल पाठ्यक्रम सरकारी पब्लिक स्कूल, ठीक है। SSP दैट इज सबसे सरल पाठ्यक्रम सरकारी पब्लिक स्कूल। SPS DPS का फुल फॉर्म तो आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे, है ना, तो बोलने की जरूरत नहीं है DPS का फुल फॉर्म, ठीक है। सबसे सरल पाठ्यक्रम सरकारी पब्लिक स्कूल, DPS। नाउ फालतू DPS, FDPS, फालतू DPS, FDPS, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। फिर से बोल देते हैं, क्या था? सबसे सरल पाठ्यक्रम सरकारी पब्लिक स्कूल, DPS, फालतू DPS, ठीक है। ऐसे याद रहेगा। अब अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो स्टार्ट करो। तो बताओ n की मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए s के लिए? तो s के लिए तो 1 ही होता है, तो पहले s को 1 लिख दो। p कहां से स्टार्ट होता है? p की मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए n के लिए? 2, पीछे कर रहे थे हम, तो पहले p को, फर्स्ट p ये वाला, इसको 2 लिख दो। सिमिलरली फर्स्ट d को क्या लिखेंगे? d कहां से स्टार्ट होता है? 3, सॉरी, तो d कहां से स्टार्ट होता है? 3 से, तो फर्स्ट d को हमने 3 लिख दिया। और f के लिए मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए इनकी? 4। यस, f कहां से स्टार्ट होता है? 4 से, तो फर्स्ट f को हमने 4 लिख दिया। अब आगे बढ़ो, तो 1 लिख दिया, नेक्स्ट वाले इसको क्या लिखोगे? 2, नेक्स्ट वाले इसको 3, नेक्स्ट को 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। सिमिलरली p के लिए 2p हो गया, इसको क्या आएगा? 3p, नेक्स्ट 4p, 5, 6 एंड 7। 3 हो गया 3d के बाद इस वाले को क्या लिखोगे? 4d। आगे बढ़ोगे ना, 4d, फिर ये क्या आएगा? 5d, और ये क्या आएगा? 6d, और 5f के बाद 4f के बाद ये हो जाएगा 5f, ठीक है। तो ये आपका बन गई अबव सीरीज, जो हमने वो एरो करके पीछे पार्ट में बनाई थी, सेम टू सेम यही है, आप लोग चेक कर सकते हो। सबसे पहले 1s था उसमें, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, इसका याद रखोगे तो एकदम तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। 1-2 क्वेश्चंस करोगे, अभी मेरे साथ करो, तो बहुत जल्दी तुम काम कर सकते हो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, SSP सबसे सरल पाठ्यक्रम सरकारी पब्लिक स्कूल, DPS फालतू DPS। पहले s को 1 लिखेंगे क्योंकि s मिनिमम n की वैल्यू क्या चाहिए इसके लिए? 1। पहले p को 2 लिखोगे, पहले d को 3 लिखो एंड फर्स्ट f को 4 लिखो, ठीक है। क्योंकि n के लिए, f के लिए मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए इनकी? 4, और 4 के बाद 5, 6, 7 सब में f मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो मिनिमम वैल्यू थी वो लिखते हैं, वो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। और पहला जैसे लिखते हैं उसके बाद बाकी को उसके आगे नंबरिंग करो। नंबरिंग तो सभी को पता होगी, 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरी जाती है। और एक चीज और जानते हो, s में मैक्सिमम, s में 1 ऑर्बिटल होते हैं, p में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, और f में कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4, लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो। p में कितने भर सकते हो? देखो 2 4 6, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 6। d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 10, क्योंकि कितने ऑर्बिटल है? 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सिमिलरली f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 14। तो ये भी ध्यान रखना कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। s के अंदर 2, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p के अंदर 6 भर सकते हैं, d के अंदर 10 एंड f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम भर सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ अब करते हैं क्वेश्चन। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चंस कहता है, चलो क्वेश्चन करने से पहले एक दो एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। लिखो क्या होती है? 1s। याद है, सबसे सरल पाठ्यक्रम। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि कहां तक लिखें। बार बार पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे सपोज मुझे पता है कि यहां तक भर जाएगा, तो क्या होता है? पहले s को 1, पहले p को 2, 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, ये बना दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स भरना है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी बताया मैंने s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? यस, 2 भर दिए। कितने बच गए? 2 भर दिए तो 6, इसके अंदर 2, और कितने हो गए? 2 + 2 4, बचे कितने?
4 ही बचे। पी के अंदर भर कितने सकते थे 6, पर अब अवेलेबल कितने हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भर चुके हैं तो अवेलेबल है केवल 4, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन भर पाओगे। तो यही कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी ऑक्सीजन की, दैट इज 1:2:2p4। क्लियर है। सोडियम है, सपोज सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्या होगी SsPs, ये बताया था सबसे SsPs, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है भर जाएगा। लिखो 1 2 3 4 और पी कहां से स्टार्ट होगा 2 से, नेक्स्ट पी को 3 लिख दिया। भरो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर कितने भर सकते हो 6 भर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अवेलेबल भी है, लास्ट केस में 6 क्यों नहीं भरे, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं थे, यहाँ पर अवेलेबल है 6, तो कितने हो गए 6 7 8 19, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी कितने अवेलेबल है, केवल अब एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है क्योंकि 11 था, तो अब एस में भर सकते थे 2 पर अवेलेबल है 1, तो क्या भरोगे 1 ही भरोगे। तो यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इसको हटा देते हैं, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी 1:2:2p6 3s1, ठीक है। तो यही है अबाउ रूल, इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, चाहे एलिमेंट हो चाहे आयन्स हो, ठीक है। कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अबाउ रूल को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं है, वो कुछ ही है, वो क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा। आई थिंक 17 क्वेश्चन में ऐसे ही देखने को मिलेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग कुछ अपने आप लिखना, जैसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सोडियम हो गया, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, आगे बात समझ में आपका आयरन हो गया Fe। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप लिखो, एकदम बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। नाउ बात करते हैं आगे। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमें आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम एटम, क्रोमियम दैट इज Cr, क्रोमियम होता है, इसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो देखो Cr, सबसे पहले Cr का एटॉमिक नंबर चाहिए होगा, तो Cr का क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। ये यही कॉन्फ़िगरेशन सब जने याद भी रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कह सकते हो एक्सेप्शन है। क्यों है वो बताता हूँ। तो लगाओ अपना रूल, SsP SPS DPS DPS FDPS बता रखे, जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है यहाँ तक भर जाएगा, तो मैं यहीं तक लिख रहा हूँ। 1 पहले इसको लिखते हैं, पहले वाले को 1 2 3 4 5, पी कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, तो 2, नेक्स्ट वाले को 3 लिख दो, नेक्स्ट वाले को 4 लिख दो, डी कहाँ से स्टार्ट होगा 3 से, ठीक है। 24 इलेक्ट्रॉन भरने, 24 बोलो 2 2 6 6 7 8 9 10 हो गए, 14 बचे अभी भी, 2 6 2, तो 6 7 8 9 10 16 18 20, तो यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन भर गए। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली 3D में आएगा, तो आ जाएगा 3D4, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू अबाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू अबाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। पर एक्चुअल में जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी थोड़ी सी चेंज आई। वो ऐसा क्यों आई वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अबाउ के अकॉर्डिंग तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए, जो है ये मैंने यहाँ लिखा है। पर जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो देखा गया कि 2 से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, तो इसके लॉजिक ये है कि जो फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो देख लो यहाँ पर, तो देखो फुल फील्ड का मतलब समझ लो, एस में कितने मैक्सिमम भर सकते हो 2, तो इसका फुल फील्ड हो गया अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, और हाफ फील्ड क्या होगा जब 1 इलेक्ट्रॉन भरा होगा। पी में कितने मैक्सिमम भर सकते हो 6, तो फुल फील्ड होगा 6, और हाफ फील्ड क्या होगा जब 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। सिमिलरली डी में 1 2 3 4 5, इसका फुल फील्ड क्या होगा जब 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, और हाफ फील्ड क्या होगा जब 5 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। D5 इज हाफ फील्ड, D10 इज फुल फील्ड। आगे बात समझ में। तो फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल। तो जरा देखो इसको चेक करो पहले, ये दोनों फिलहाल सेम ही है, मैंने लिखा है। देखो ये D4 था और इससे प्रीवियस वाला 4s2 था, तो देखो ये वाला तो फुल फील्ड है, पर ये वाला ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें 2 ही भरें। डी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 10, और हाफ फील्ड के लिए कितने चाहिए 5, पर ना तो यहाँ 10 है ना तो 5 है, तो ये अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाए, तो जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो ये 4s1 हो जाएगा। ये अभी भी स्टेबल था पर ये अनस्टेबल था, है ना। पर एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से निकला 4s1, तो ये अभी भी तो स्टेबल ही रहेगा, हाफ फील्ड में चले गया।
और ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो जैसे इसमें आएगा तो क्या बन जाएगा 3d5। और अब ये भी देखो क्या बन गया, हाफ फील्ड बन गया। हाफ फील्ड के कारण ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसी वजह से ये स्टेबल अनस्टेबल होते हैं और यहाँ पर दोनों के दोनों क्या बन जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। और यही रीजन है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर के ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखो आर्गन की रेस्पेक्ट में तो आप लोग जानते हो आर्गन का कितना इलेक्ट्रॉनिक, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हो कितनी होती है, एटॉमिक नंबर होता है 80। तो इतनी ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, आर्गन की होती है। तो इसको ना लिख के तुम डायरेक्टली आर्गन भी लिख सकते हो, समझ लो। तो क्या बन जाएगा, आर्गन 4s1 3d5। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लग रहा है ये था अकॉर्डिंग टू अबाउट 3d4 4s2 3d4 4s2, पर ये नहीं होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, क्यों, टू गेन स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। आगे बात समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके अगले क्वेश्चन को, वरना मेरे साथ देखो। डस्टर गए, डस्टर ये रहा। ओके, सो 18 क्वेश्चन कह रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कैल्शियम आयन की और F- आयन की। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, कैल्शियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ गलती क्या होती है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होता है आपको 20 होता है। +2 का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो निकाल दें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिखती है, 18 इलेक्ट्रॉन। और तुम 18 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे अपनी स्टाइल में 1s2, ठीक है, SsP SPS, क्या आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 6 7 8 12 13 14 15 16 1 इतनी, ठीक है, इतनी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कैल्शियम के लिए। आई बात समझ में कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और क्या था 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो टोटल 6 7 8 10 16 और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर अभी फिलहाल ये सही हो रही है, पर ये हर केस में सही नहीं होगी। यहाँ पर ये बाई चांस हमारा ऐसा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो गई, ठीक है, वरना हमेशा जब भी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उससे पहले एक न्यूट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमारी सही हो गई है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज आयरन की आपको लिखनी है, ठीक है, किसकी लिखनी है, Fe2+ की लिखनी है सपोज एग्जाम्पल के तौर पर। तो Fe का कितना होता है 26, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए कितने, तुम 24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, SsP SPS DPS 1 2 3 4 5, P स्टार्ट करोगे 2 से, 2 3 4, D स्टार्ट करोगे 3 से। कितने इलेक्ट्रॉन भरने तुमने 24, तो 2 2 6 2 6 2, कितने भर गए 20, और तुम लिख दोगे 3d4 और इसको हटा दोगे क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। तो तुम Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दोगे अकॉर्डिंग टू सिमिलर कॉन्सेप्ट ऊपर वाले की तरफ, पर ये हो जाएगा आपका गलत, ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, गलत क्यों हुआ, क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने, चलो ये लिख देता हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकलता है। सबसे पहले कहां से निकलता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो ध्यान है यहाँ पर तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से सही हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पर ये हमेशा सही नहीं होती। तो इसके लिए बेटर वे क्या है, आप जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करो तो हमेशा सही होगी। ठीक है, तो कभी भी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत लिखो, सबसे पहले उसके न्यूट्रल एटम की लिखो। तो इसका न्यूट्रल एटम क्या होता है, Fe, और Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक है, तो 26 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, लिखते हैं। तो क्या होगी, SsP SPS DPS, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 2 3 4 और ये 3। तो जानते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d, यहाँ 10 और 10 20 हो गया, कितने हैं 26 हैं, तो कितने बज गए 6 बज गए, तो ये हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है। तो 3d6 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, किसकी, Fe की। अब आपको लिखनी किसकी थी, एक्चुअल में Fe2+ की लिखनी थी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अभी मैंने बोला कहां से जाएंगे, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आ रहे हैं। तो देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, तो ये आउटर मोस्ट शेल, तो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, और ये देखो फोर्थ शेल भी तो है। तो आउटर मोस्ट कौन सा होगा, फोर्थ ही तो होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो यहां से जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 बन जाएगी, 3d6 और 4s 0, 4s में क्या हो गया 0 हो गया। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये नहीं होगी। आगे बात समझ, इसलिए 3d 4 नहीं होता, इलेक्ट्रॉन 4s 0 बनेगा और 3d 6 रहेगा। ये आपकी Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो कभी भी आप आयन की कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो तो उसके लिए पहले न्यूट्रल एटम की निकालो। यहाँ पर ठीक था कि हो गया सही, पर हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पहले न्यूट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन देखेंगे, खास तौर से जब प्लस की लिखनी है, क्योंकि निकालना होता है हमें इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पहले निकलता है। माइनस के लिखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस की तुम डायरेक्टली ऐड करके भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही हो रहे हैं। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो, कैल्शियम की अगर तुम लिखना चाहो पहले न्यूट्रल की लिखो, तो इसी स्टाइल में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 होगी, क्योंकि कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। न्यूट्रल की पहले लिख दिया हमने। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट कौन सा दिखा तुम्हें 4, तो यहीं से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकलेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये होगी CO2+ की, और यही हमारी नॉर्मल भी निकली थी, ठीक है। ओके, नाउ इसका सेकंड पार्ट है F- की कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर से मैंने बोला माइनस के लिए तुम डायरेक्टली लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन ऐड करके, पर प्लस के लिए गलती होती है, ठीक है। प्लस के लिए मतलब कैटायंस की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब गलती होती है। माइनस के लिए तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो डायरेक्टली न्यूट्रल की लिख लो, वरना तुम्हारी मर्जी है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो माइनस के लिए, माइनस के लिए गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले F का कितना इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 9, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। 10 के लिए लिखो, चलो मैं न्यूट्रल के बेस में लिखता हूँ, तो न्यूट्रल की लिखता हूँ सपोज 9 के लिए, ठीक है। तो SSP 1s2 2s2 2p 2 2 4 कितने हैं 9 है, तो कितने बच गए 5 5 6 7 8 10। देखो F की ये होगी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अभी अब माइनस का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन आया है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो देखो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, तो दिख रही है आपको। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप 6, पर यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको 5, मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा डेफिनेटली, इसी में आएगा। तो क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 हो जाएगी, और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी F- की, ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन आते हुए तुमने ऐड करा है। और अगर डायरेक्टली करो तो F- 9 + 1 1 इलेक्ट्रॉन आया तो एक ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, और यही 10 की होती है 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10, ठीक है। तो F- की, या मैं एक समरी लिख देता हूँ, कैटायंस की जब भी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, पहले किसकी लिखो, न्यूट्रल की लिखो, न्यूट्रल एटम की लिखो, और उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करो फ्रॉम आउटर शेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, कैटायन के लिए ध्यान रहे। और एनायन के लिए क्या करो, एनायन के लिए तुम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करो एंड डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड करके, जैसे 9 में 1 इलेक्ट्रॉन आया 10 ऐड कर दिया और डायरेक्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, तो सही होगा। पर ध्यान हमें किसका रखना है, कैटायन का रखना है, कैटायन में गलती हो सकती है, क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका 18 क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जानने से पहले हमें एक रूल की बात करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं हुन्स रूल, हुन्स रूल या हंस रूल, ठीक है। ये भी एक अबो प्रिंसिपल के साथ का ये रूल है, हुन्स रूल। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो क्या कहता है हुन्स रूल, पहले लिखते हैं। ये इन्होंने कहा था, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल टेक प्लेस इन PDF orbitals. No electron pairing will take place in PDF orbitals until each orbital of given subshell contain 1 इलेक्ट्रॉन। PDF सबशेल ही होते हैं, आपको पता है। तो यही बोला था हुन्स ने कि तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी जब तक हर एक सबशेल में क्या भर जाए, मतलब जैसे P सबशेल है, P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं
3 ऑर्बिटल होते हैं, तो सब ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए उससे पहले पेयरिंग नहीं होगी। जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे एग्जांपल, सपोज D6, मतलब तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं डी के अंदर। तो सबसे पहले बताओ डी में डी सबशेल होगा, डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3 4 5, पहले बता रखे। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? हमें पता है एक में कितने बनते हैं मैक्सिमम 2, तो 1 2 3 4 5 6, क्या ऐसे भरोगे क्या? तो आंसर है नहीं। पेयरिंग नहीं होगी जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल टेक प्लेस इन PDF ऑर्बिटल्स अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ गिवन सबशेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर D6 को आपको भरना है 1 2 3 4 5, तो D6 कैसे भरा जाएगा? तो सबसे पहले सबको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 2 3 4 5। अब देखो पांचों के पांचों ऑर्बिटल को ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, अब जाकर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो 6th इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, और यही था हुंस रूल। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। आगे बात समझ में। तो देखो इसके अंदर जो ये अकेले वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज आर योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज योर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज योर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में। पेयरिंग हो रखी है पर ये अकेले हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इसी टाइप का चीजें गिवन है, ऐसी टाइप का कहानी पूछी हमसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा किसके पास होंगे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता होनी चाहिए, जो भी थोड़ी देर पहले हमने बात करी। तो देखो Fe2+, तो Fe2+ की निकालने के लिए मैंने बताया था कैटायन की कैसे निकालनी है। सबसे पहले न्यूट्रल की निकालो, तो न्यूट्रल की निकालोगे, न्यूट्रल की लिखो। Fe का होता है कितना? 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। ये होगी इसकी। SsP SPS DPS DPS आपको सिखा दिया है। 26 इलेक्ट्रॉन भरो, अपने आप निकाल के देखो, ये आपको आ ही गया होगा। जिसको नहीं आया एक बार फिर से जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था उसको फिर से रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, अब पर हमें लिखनी किसकी? Fe2+ की लिखनी है, तो इससे Fe2+ की लिख सकते हैं। Fe2+ की क्या होगी? तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मैंने सिखाया था 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं? आउटर से। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्या कॉन्फिगरेशन बनी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d6 बन गई। ठीक है, अब देखो आपसे पूछ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे मैक्सिमम नंबर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो सारे के सारे पेयर्ड ही है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 ही है। पी में 6 भर सकते हो, पी में पूरे 6 भरे हैं, यहाँ 2 यहाँ 6। डी में पॉसिबिलिटी है, तो डी में बनाओ, 1 2 3 5 होते हैं डी के। कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 6। तो 6 कैसे भरेंगे? अब इसी का हुंस रूल, 2 यहाँ नहीं आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, और अब क्या होगा? 6। तो देखो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए आपके? कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। आई बात समझ में। इसी स्टाइल में कोबाल्ट निकालो, निकल निकालो, मैग्नीज निकालो, सबके निकाल सकते हो, अपने आप निकालना है आप लोगों ने। मैं Mn की निकाल के दिखाता हूं आपको। Mn मैग्नीज कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका? 25 होता है। ठीक है, कोबाल्ट का कितना होता है? कोबाल्ट का होता है 27, या आप लोग निकालोगे। निकल का होता है 28। ठीक है, कोबाल्ट का 27, निकल का 28 और Mn का होता है 25। ठीक है, ये और ये आपका होमवर्क रहेगा, अपने आप निकाल के देखो। मैं Mn की बात करता हूँ। तो Mn का 25 निकालो, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5 आएगा। फिर किसकी निकालनी है? निकालनी है हमें किसकी? Mn2+ की। तो Mn2+ की निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? तो आउटर मोस्ट से निकलेंगे, तो यहाँ से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से निकलेंगे, क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा का पूरा पेयर, कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि फुलफिल्ड है ऑर्बिटल। डी में पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5, तो कितना है? d5। तो 5 मतलब 1 2 3 4 5, और आपको दिख रहा है देखो सब के सब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और डी के अंदर 5 मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 5 ही हो सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर हो जाएंगे? डी के अंदर, दैट इज Mn के अंदर 5। आप लोग कोबाल्ट और निकल के अंदर भी निकाल सकते हो। कोबाल्ट की कॉन्फिगरेशन क्या आएगी? कोबाल्ट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और निकल में कितने आएंगे? 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 और निकल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। कोबाल्ट में 3 आएंगे और निकल में 2 आएंगे। एक बार आप लोग ये दोनों अपने आप निकाल के देखो इसी पैटर्न में। ऑल्दो हमारे पास आंसर आ चुका है कि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, तो Mn2+ के पास होंगे, पर इसी स्टाइल में आप लोग कोबाल्ट और निकल एटॉमिक नंबर मैंने दे दिया है 27 28, इनका निकाल के चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ओके, बस आपको लास्ट वाले जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिटल है उसको देखना है, क्योंकि इसके पहले वाले तो सारे के सारे फुल है। देखो ये भी फुल है, P6 2 6 2 2, ये पूरे फुल है, तो इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। लास्ट वाले को चेक करना है, क्लियर है। ओके, बात समझ आ गई। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वायलेट्स हुंसुल। हुंसुल कौन सा वायलेट कर रहा है, तो अभी बताया देखो 1s2 2s2 पॉसिबल है, 1s2 2s2 यस पॉसिबल है। सेकंड वाला देखो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यही हमें पता है। 2p के अंदर कितने होते हैं, 2p के अंदर 3 होते हैं, 1 2 px py pz, और तीनों में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए 1 1 1, तो ये भी सही है। अगला 1s2 2s1, तो ये भी ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर गए 1s2 में, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, एक ही भरा। और फोर्थ वाला आपका क्या है 1s2 2s2 2px2, तो दिख गया होगा आपको। देखो p में कितने होने चाहिए, होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो x2 नहीं हो सकता। x2 का मतलब क्या है, इन्होंने ये करा हुआ है, px2 है, px2 का मतलब क्या है, जो px ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, py और pz खाली है, ये तो नहीं हो सकता। हुंस के अकॉर्डिंग क्या था, पहले हर एक ऑर्बिटल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, है ना, तो यही गलत है। यही बोल रहे हैं कौन सा वायलेट कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पार्ट के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सिखाई आपको, तो ध्यान रखो इन चीजों का, और जो जो मैंने बोला करने को वो आप करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो, और हम पार्ट 3 में मिल रहे हैं ताकि जितने बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ। थैंक यू।